आते हैं जो आपसे और देश से सरोकार रखती है। तो उन खबरों में सबसे पहले आज बात होने वाली है उत्तर प्रदेश की, जहां पर लव जिहाद को लेकर सरकार कितनी सख्त है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कानून और कड़ा कर दिया गया है। कड़ा बड़ा कानून लव जिहाद के खिलाफ। क्या कहता है ये कानून, विस्तार से जानने समझने का प्रयास करेंगे ग्राउंड जीरो पर चलकर ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा के साथ। इसके साथ ही साथ आपको अयोध्या भी लिए चलेंगे। धर्म नगरी है ये, प्रभु श्री राम की धरती है, लेकिन यहाँ पर जिहादी किस तरीके से उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। दुष्कर्म का एक मामला यहाँ से सामने आया है। क्या है ये पूरी कहानी, किस तरह से यहाँ पर लव जिहादी हावी होते जा रहे हैं, बताएंगे ग्राउंड जीरो से मेरे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह। इसके अलावा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में जो बड़ा रेल हादसा हुआ है, इस रेल हादसे के बाद एक बार फिर से बड़ी इंक्वायरी, और इस हादसे के बाद और क्या है परिस्थिति, ये सब कुछ जानने समझने का प्रयास करेंगे ग्राउंड जीरो पर चलकर सहयोगी ब्यूरो चीफ मुकेश खत्री के साथ। इसके अलावा दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में लगातार मांग हो रही है कि बदलाव होना चाहिए। राजनीति अपनी तरफ है, लेकिन छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं राजनीतिक दलों की है, सत्ता और विपक्ष दोनों की है। किस तरह से राजनीति गरमाई है, छात्रों का उबाल आक्रोश कहां तक पहुंचा, ये सब कुछ बताने का प्रयास करेंगी ग्राउंड जीरो से मेरी सहयोगी संगीता झा। इसके अलावा आपको छत्तीसगढ़ भी लिए चलेंगे, जहां पर बलरामपुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। नक्सलियों को एक एक करके खत्म किया जा रहा है, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है, और इसीलिए ये कितनी बड़ी सफलता है ग्राउंड जीरो से जानने समझने का प्रयास करेंगे सहयोगी ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा के साथ। साथ ही साथ आपको हिमाचल प्रदेश भी लिए चलेंगे, जहां पर गाय के बछड़े की हत्या से स्थानीय लोग नाराज हैं। यहां पर लगातार गो हत्याओं का सिलसिला बढ़ रहा है, और ये परिस्थिति किस तरीके से लोगों के आक्रोश का सबब बन रही है, विस्तार से बताते हुए नजर आएंगे मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ विनोद पाठक। और साथ ही साथ मध्य प्रदेश से एक और बड़ा मामला आया है, कन्वर्जन का मामला यहां सामने आया है। यहां पर धर्मांतरण के जो ये विधर्मी है किस तरह से हावी हो गए हैं, सरकार कन्वर्जन को रोकने के लिए क्या कुछ करने वाली है, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे ग्राउंड जीरो पर चलकर मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ रामस्वरूप शर्मा के पास। लेकिन सबसे पहले उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश, जहां पर आज लव जिहाद पर लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है सरकार की तरफ से। अब उम्र कैद की सजा होगी लव जिहादियों को, विदेशी फंडिंग भी कानून के दायरे में आ जाएगा। 14 वर्ष तक की सजा, यानी सीधे सीधे उम्र कैद की ये सजा। कितना बड़ा ये कदम है, और लव जिहाद को रोकने की कड़ी में ये कितना कारगर साबित होगा, आइए सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। लखनऊ से उत्तर प्रदेश ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। रजत, सरकार की तरफ से उठाया गया ये बड़ा कदम, ये कानून ये बता रहा है कि लव जिहादियों की अब खैर नहीं है, और योगी सरकार ने जो कहा था वो करके भी दिखा दिया है। कितना बड़ा कदम इसे माना जाएगा? देखिए लावनी, ये बड़ा और कड़ा दोनों कदम है, और खासतौर पर सरकार इस तरीके के मुद्दों पर कितनी संवेदनशील है ये साफ तौर पर पता चल रहा है। मेरे हाथ में इस समय ये विधानसभा की कार्यसूची है। इस कार्यसूची में ही आज 28वें नंबर पर जिस विधेयक के बारे में हम बात कर रहे हैं, संशोधन विधेयक, उस 28वें नंबर पर आज ये संशोधन विधेयक रखा गया है। कल रखा गया था, आज इसके ऊपर चर्चा हो रही है। कुल विधानसभा के 23 ऐसे विधायक हैं जो इस पूरे संशोधन विधेयक के प्रस्ताव के ऊपर चर्चा करेंगे, अपनी अपनी बातें रखेंगे। मुख्यतः आज जो संशोधन पेश हो रहा है, इसमें 3 से 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है। खासतौर पर उसमें लव जिहाद का मुद्दा है। लव जिहाद में खासतौर पर किस तरीके से अब उम्र कैद तक की सजा हो सकती है इन लव जिहादियों को, उसके ऊपर बात हो रही है। उसके साथ साथ दूसरा सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है जहां पे सामूहिक धर्म परिवर्तन की बात आ रही है कि अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन होता है तो भी उम्र कैद तक की सजा होगी। और उसके बाद तीसरा, जहां पर नाबालिग बच्चियों, महिलाओं और खासतौर पर SC/ST वर्ग की महिलाओं के साथ जिस तरीके के अपराध होते हैं, उन अपराधियों के प्रति भी सजा को और कठोर किया जा रहा है, और उसमें भी उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। मुख्यतः जो सबसे तीसरा मुद्दा है जिसमें SC/ST वर्ग के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि लव जिहाद जैसे प्रकरण, खासतौर पर कन्वर्जन जैसे प्रकरण, ये प्रकरण सिर्फ एक तरफा हिंदुओं के ऊपर हो रहे हमले नहीं है, ये दो तरफा है। एक तरफ मुसलमानों की तरफ से जो धर्म परिवर्तन हिंदुओं का कराया जा रहा है वो तो लगातार चल ही रहा है, दिख भी रहा है, लेकिन बिहाइंड द कर्टन, पर्दे के पीछे प्रार्थना सभाओं के माध्यम से भी क्रिश्चियन कन्वर्जन बहुत तेजी से हो रहा है। और उसमें खासतौर पर जो टारगेटेड ऑडियंस होती है वो होते हैं SC/ST वर्ग के लोग, वो होते हैं आदिवासी लोग, और उनके साथ जिस तरीके का धर्म परिवर्तन होता था उसके ऊपर कोई कठोर सजा नहीं होती थी, या वो लोग बचते थे। अब जो परिवर्तन किया जा रहा है, जो संशोधन किया जा रहा है, उसके बाद वो लोग भी इसके दायरे में आएंगे, और दायरे में आने के साथ साथ सजा और कठोर होगी। जो फादर
बच बच के निकल जाते थे, वो भी अब इस दायरे में आएंगे और उनके ऊपर जो सजा का चाबुक है वो चलेगा और ताउम्र जेल में सड़ेंगे। इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हैं जी। वो अब सरकार की तरफ से इसमें की जा रही हैं। बड़ा ये और तीन सबसे कड़ा कानून, बिल्कुल आपने विस्तार से बताया, लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि हमारे देश में जब कोई बड़ा कदम उठाया जाता है और कड़ा कानून बनता है तो उस पर राजनीति भी जमकर होती है। हमने देखा कि मुख्यमंत्री ये कहते हुए भी नजर आए कि जब ये सरकार बनी थी और खासतौर से महिला सुरक्षा को लेकर एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया था, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से रुख दिखाया था, इस विधेयक के संशोधन के बाद, इस बड़े और कड़े कानून के आने के बाद, क्या वही रुख समाजवादी पार्टी अपना रही है या वो परिवर्तन आया है जिस परिवर्तन की बात लगातार अखिलेश यादव संसद में यहां पर करते हैं और विधानसभा में भी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता कहते हुए नजर आते हैं? क्या वो परिवर्तन आपको दिख रहा है? उस सोच में परिवर्तन आया है क्या? देखिए, वो परिवर्तन कैसा है इसका एक छोटा सा नमूना मैं आपको दिखाता हूं। आज जो विधेयक पास किया जा रहा है, जो संशोधन विधेयक है, इसमें 23 विधायक हैं और 23 विधायकों के नाम अगर मैं सारे नाम लूंगा तो लंबा समय लेगा, लेकिन इसमें अधिकतर विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। सरकार ने किस तरीके से कूटनीति के साथ इस पूरे विधेयक को पास कराने की व्यवस्था की है, ये इस पूरे उसमें साफ हो रहा है, क्योंकि 23 विधायकों में अधिकतर विधायक समाजवादी पार्टी के ले लेना, उनके माध्यम से प्रस्ताव रखवाना और उसके बाद इसको पास करवाना, ये सरकार की कूटनीतिक विजय भी है। अब इसके बाद ये जो विधेयक पास होगा विधानसभा में, ये जाएगा विधान परिषद में पास होने के लिए। विधान परिषद में भी सरकार इसी तरीके की कूटनीतिक रूप से सरकार इस पूरे विधेयक को पास करवाएगी और उसके बाद ये प्रवर समिति को विधेयक भेजा जाएगा और फिर राज्यपाल के पास जाएगा पास होने के लिए। तो सरकार ने चारों तरफ से फील्डिंग की है एक तरीके से कि किसी भी हालत में इस विधेयक को पास करवाना है और इस विधेयक में किसी तरीके का विरोध ना हो, इसको पास करवाने में किसी तरीके का विरोध ना हो, इसकी पूरी तैयारी सरकार ने की है। सदन के बाहर सरकार समाजवादी पार्टी इस पूरे विधेयक का विरोध करे वो बात अलग है, लेकिन सदन के अंदर ये सबूत है कि समाजवादी पार्टी ने खुद इस तरीके के संशोधनों का समर्थन किया है। ये एक लिखित सबूत जो है वो सरकार ने तैयार भी किया है। अगर समाजवादी पार्टी अब सदन के बाहर इस तरीके के संशोधनों का विरोध करेगी तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस कागजों के माध्यम से ही उनको घेरेगी भी कि अगर आप सदन के अंदर समर्थन करते हैं तो सदन के बाहर विरोध करके दिखावा करने की जरूरत नहीं। तो कुल मिला के सरकार ने चौतरफा रणनीति बनाई है और उस रणनीति के तहत ही रणनीति का परिणाम भी नजर आ रहा है। एक बड़ा महत्वपूर्ण और आखिरी सवाल रजत आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि आने वाला समय 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। 2027 के लिए रणनीति अभी से बन रही है। ये 80 और 20 की लड़ाई का क्या आधार माना जा सकता है? तो देखिए, बहुत सारे मुद्दे हैं और उपचुनाव तो इस बार वास्तव में बहुत कांटे का होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने अलग बूस्टअप मोड में है और भारतीय जनता पार्टी भी कोशिश यही कर रही है कि किसी तरीके से जो चुनाव परिणाम है वो अपने पक्ष में लाए जाए। तमाम जो झंझावात हैं वो भारतीय जनता पार्टी के बीच में भी चल रहे हैं, लेकिन इस तरीके के जो निर्णय है वो निश्चित तौर पर बीजेपी को एक सरप्लस वोट दिलवाने में कामयाब हो सकते हैं। इस तरीके के संशोधन, क्योंकि हिंदुओं की तरफ से, हिंदू समाज की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही थी कि जो लोग इस तरीके की गतिविधियों में संलिप्त होते हैं, जो हिंदू लड़कियों को खासतौर पर नाबालिग बच्चों को टारगेट बनाकर भगा कर ले जाते हैं, उनके ऊपर कठोर सजा मिले। और आपको याद होगा यूपी ने ही सबसे पहले लव जिहाद को लेकर कानून बनाया था, जिसके बाद बाकी अन्य राज्यों ने इसके ऊपर अपना कानून बनाया था। लेकिन अब मांग केंद्र सरकार से हो रही है कि केंद्र सरकार इसके ऊपर कानून बनाए ताकि जो भी परिवर्तन होना है वो पूरे देश के ऊपर पड़े। ये बात तो साफ है कि इन सारे संशोधनों का निश्चित तौर इन सारे संशोधनों का निश्चित रूप से एक प्रभाव तो पड़ेगा ही। शुरुआत उत्तर प्रदेश से होती है और फिर धीरे धीरे, और कहते भी हैं कि उत्तर प्रदेश जो रास्ता खोलता है वो बड़ा रास्ता होता है। एक रास्ता फिर से लव जिहाद के कड़े कानून के रूप में खोला जा रहा है। लव जिहाद को लेकर ये बड़ा और सख्त कानून जिसका विपक्ष भी समर्थन करते हुए नजर आ रहा है और हिंदू समाज इस कानून से बेहद खुश नजर आ रहा है। लेकिन इसके इतर, एक तरफ ये कानून बन रहा है, दूसरी तरफ जिहादियों की जो नीति है, जिस तरह से हिंदू लड़कियों को फंसाने की नीति है, उस पर वो अब भी कायम है। लगातार दुष्कर्म किए जा रहे हैं। अयोध्या से ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां पर दुष्कर्म का मामला है। नाबालिग, 2 जिहादियों ने नाबालिग से दुष्कर्म किया है। नौकरी का झांसा देकर इसे शिकार बनाया गया। 2 महीने तक 12 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी की गई है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, एक की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन जिहादियों को हिम्मत कैसे मिल रही है? आइए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। अयोध्या से मेरे सहयोगी धर्मेंद्र सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, ये बेहद चिंता का सबब है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर कड़ा और बड़ा कानून आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जिहादी अपने कुकृत्य करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ये मामला क्या कहता है? 2 जिहादी बताए जा रहे हैं, जिसमें से एक की अभी गिरफ्तारी हुई है। मोइन खान, ये बताया जा रहा है कि अभी फरार है। पूरी जानकारी दीजिए धर्मेंद्र। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का जो आज का फैसला है वो ऐतिहासिक है और आने वाले समय में इसका असर भी देखने को मिलेगा। जिस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का खेल चल रहा है, कुचक्र हो रहा है,
हिंदुओं को अल्पसंख्यक बनाने की जो कोशिश हो रही है, उसके लिए सरकार बधाई की पात्र है। अयोध्या में 2 जिहादियों ने एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म किया है। 12 साल की यह बच्ची है और चूंकि मुख्य आरोपी मोइन अभी भी फरार है, उसको पुलिस कह रही कि हम उसको गिरफ्तार कर लेंगे। पास्को एक्ट समेत तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कर रही है। हालांकि एफआईआर दर्ज कर लिया है उस पुलिस ने, लेकिन उसे भी सार्वजनिक नहीं किया। एक आरोपी राजू है, उसको गिरफ्तार किया है। इसकी मोइन की एक बेकरी की दुकान पूरा कलंदर थाने के भदरसा बाजार में है। उस दुकान पर वो बच्ची जाती थी कुछ सामान लेने के लिए, कुछ खाने पीने के लिए, तो वो उसको बरगलाता था, नौकरी का पैसे का झांसा देता था और उसके साथ दुष्कर्म करता था। मासूम को ये नहीं पता था कि उसके साथ ये जो मोइन जैसे दरिंदे आकर लगा कर बैठे हैं ऐसी बच्चियों को बर्बाद करने के लिए। उस मासूम की गलती यही थी कि थोड़ी सी लालच में आ गई और उसके साथ इन लोगों ने दरिंदगी की। 2 महीने का गर्भ जब उसके पेट में हुआ, उसकी मदर को पता चला, उसकी माँ को, तब उसके बाद ये शोर मचा, वो पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे। हालांकि उसके पहले माँ ने शिकायत पुलिस से की थी और वो आरोपी जो है मोइन, उससे भी शिकायत की, तो मोइन ने कहा अगर किसी को बताओगी तो तुमको जान से मारूंगी। अब चूंकि मामला विहिप के लोग इसमें आ गए हैं, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। अभी कुछ देर पहले पीड़िता को मेडिकल के लिए भेजा गया है। तो मुख्य आरोपी तो अभी फरार है, लेकिन भदरसा इलाका क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, वहां पर उनकी अपनी एक अलग दुकान चलती है, अलग दबंगई चलती है। चूंकि थाना अध्यक्ष रतन कुमार शर्मा पर भी आरोप लगा है कि उन्होंने कुछ दिन तक इस मामले को टाले रखा। अब पुलिस के लिए भी सिरदर्द बना है ये मामला, मोइन सिरदर्द बना है कि उसको कैसे गिरफ्तार किया जाए। तो ये बड़ा दुर्भाग्य है कि पुलिस इस सब मामलों में बिल्कुल, ये बड़ा दुर्भाग्य है कि प्रशासनिक कार्रवाई जो पहले हो जानी चाहिए और सख्ती के साथ प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, वो कार्रवाई हो नहीं पाती है। और जैसा कि मैंने प्रश्न भी किया था कि हिमाकत वहीं से मिलती है जब आप सजा कठोर रखेंगे, कार्रवाई सख्त रखेंगे, तब जाकर ऐसे जिहादियों पर लगाम लगेगी। और उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार, योगी सरकार ऐसे हीला हवाली करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी लगातार एक्शन लेती रहेगी, ताकि फिर कोई मासूम ऐसे कुकृत्य का शिकार ना हो, जिहादियों के दिल में खौफ बैठे, डर बैठे, दहशत बैठे। दहशत की जब हम बात करेंगे तो आपको बता देते हैं कि आजकल रेल से जब सफर किया जाता है तो उस पर बड़ी दहशत बनी रहती है, क्योंकि कब कौन सा एक्सीडेंट हो जाए पता नहीं चल पाता। झारखंड में ऐसा ही एक एक्सीडेंट हुआ है, खास तौर से मुंबई हावड़ा एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस जो बेपटरी हुई है, ये बड़ी खबर। इस पर अभी क्या स्थिति है, ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। मुकेश खत्री जी के पास चलेंगे कि किस तरीके से रेल से सफर करना अब दहशत का सबब बन रहा है, क्योंकि कब कौन सी ट्रेन डिरेल हो जाए ये पता नहीं। ऐसा ही एक मामला आज सामने उस वक्त आया जब झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में बड़ा हादसा होता है। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस की 18 जो डिब्बे हैं वो बेपटरी हो जाते हैं। 2 लोगों की मौत की खबर है, 35 से ज्यादा घायल है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन इस हादसे को लेकर अभी भी सवाल यही हो रहा है कि आखिर ये हादसा हो क्यों रहा है। क्या वाकई ये हादसा है या इसके पीछे एक बड़ा षड्यंत्र भी हो रहा है। आए दिन रेल हादसे हो रहे हैं। सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं, मुकेश खत्री ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश जी, सबसे पहले तो ये ताजा अपडेट क्या है, क्योंकि 2 लोगों की मौत की खबर आ रही है, 35 से ज्यादा घायल है, रेस्क्यू अभी भी जारी है। अभी फिलहाल ताजा अपडेट क्या है आपके पास? मुकेश जी की आवाज नहीं आ रही है मुझ तक। हाँ, अनम्यूट कीजिए मुकेश जी, अनम्यूट कीजिए। तो मुकेश जी की आवाज हमारे तक नहीं पहुंच रही है। चलिए, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में ये बड़ा हादसा हुआ है। पश्चिम सिंहभूम में ये बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, 35 जख्मी है। फिलहाल इस पर हम ताज़ा अपडेट लेने का प्रयास करेंगे। मुकेश खत्री के पास दोबारा चलेंगे, लेकिन इस बीच आइए हम आपको छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। जरा छत्तीसगढ़ की तस्वीरें दिखा दीजिए। छत्तीसगढ़, जहां से हमारे साथ ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जुड़ रहे हैं। बड़ी खबर यहाँ से ये है कि बलरामपुर पुलिस को यहाँ पर बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और साइबर सेल ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए, जॉइंट ऑपरेशन करते हुए देसी कट्टा के साथ नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। तो छत्तीसगढ़ सीधे चलते हैं। योगेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, छत्तीसगढ़ को नक्सल मुक्त बनाना है, सरकार और प्रशासन और तमाम सुरक्षा कर्मियों ने, सुरक्षा बलों ने यह ठान लिया है। इसी कड़ी में ये जो सफलता मिली है, इसे कितना बड़ा माना जाएगा?
लावनी, बिल्कुल देखिए, जिस तरह से आपको याद है कि हम बस्तर के क्षेत्रों में नक्सलवाद को लेकर के लगातार रिपोर्टिंग करते हैं और देखते हैं कि बस्तर संभाग में, समूचे बस्तर संभाग में लगातार जो है नक्सली सरेंडर और नक्सली एनकाउंटर की खबरें सामने आती हैं। बहुत दिन बाद ऐसा हुआ है कि सरगुजा संभाग के बलरामपुर जिले में ऐसा मामला सामने आया है। जानकारी ये मिल रही है कि 4 जुलाई और 13 जुलाई, ये 2 तारीख ऐसी इस महीने की जिसमें जो झारखंड में प्रतिबंधित एक संगठन है, झारखंड जन मुक्ति मोर्चा, तो इनके द्वारा, इनके सदस्यों के द्वारा यहाँ पर जो टाटिया झरिया माइंस है, वहां पे जो है एक घटना को अंजाम दिया गया था। और इस दौरान जो सदस्य पहुंचे हुए थे प्रतिबंधित संगठन के लावनी, इन्होंने न सिर्फ यहाँ पे पर्चे फेंके थे दहशत फैलाने के लिए, बल्कि इसके साथ यहाँ पे जो वाहन तैनात थे, वाहनों को जहाँ रखा गया था, तो उनको जो है आग के हवाले कर दिया गया था। तो इस पूरी घटना के बाद से पुलिस ने मामले को संज्ञान में लिया और उसके बाद से इस मामले को लेकर जांच की जा रही थी, और जिसके बाद इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। ये व्यक्ति झारखंड का रहने वाला है और प्रारंभिक तौर पे पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इससे पूछताछ की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जिसे गिरफ्तार किया गया है, ये व्यक्ति कई नक्सल मूवमेंट में शामिल रहा है, चाहे वो लोगों को डराना धमकाना या उसके अलावा जिस तरह के मामले लगातार सामने आते हैं, तो इन सब मामलों में जो है इनका इन्वॉल्वेशन लगातार सामने आ रहा है। और ऐसे में अब आने वाले दिनों में पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है, और चूंकि हथियार भारी तादाद में बरामद हुए हैं, इससे बहुत आसानी से समझा जा सकता है कि किस तरह से ऐसे जो लोग हैं, जो माओवादी हैं, इनके द्वारा खास तौर पे जनजातीय क्षेत्रों को निशाना बनाया जाता है। अगर बस्तर की बात करें, बस्तर में समूचा क्षेत्र जनजातीय बाहुल्य है। ऐसे में अगर दूसरी ओर अगर हम सरगुजा की बात करें, सरगुजा भी जनजातीय बहुल क्षेत्र है। तो अगर ऐसे क्षेत्रों में अगर ऐसे लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं हथियारों के साथ में, नक्सली साहित्यों के साथ में, तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्लानिंग है। और इस प्लानिंग पर लगातार जो पुलिस बल के जवान हैं, जो सुरक्षा बल के जवान काम कर रहे हैं, लेकिन भी उससे भी बड़ी जो सफलता कही जाएगी योगेश, जिस तरीके से सुरक्षा बलों ने जो एक पूरा चक्रव्यूह बनाया, खास तौर से बहुत सारे ऐसे नक्सली हैं जो लगातार सरेंडर कर रहे हैं। अगर मैं गलत हूं तो आप कृपया सही भी कर दीजिएगा, क्योंकि 2024 की अगर बात की जाए तो लगभग 140 के आसपास जो नक्सली हैं वो सरेंडर कर चुके हैं। सुरक्षा बलों ने उस तस्वीर को नक्सलियों तक पहुंचाने का प्रयास किया है जहां पर मुख्य धारा से जुड़ने से कितने सुख मिल जाते हैं, उन तस्वीरों को साफ तौर पर रखा गया है। और इसके अलावा गांव वालों का विश्वास, यानी ये जो सामंजस्य है, क्या वो काम कर रहा है कि लगातार नक्सली सरेंडर भी हो रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, अगर आप पूरे बस्तर सरगुजा की बात करें, दोनों ही संभागों में ये एक कॉमन बात निकलकर सामने आ रही है कि जो जनजातीय क्षेत्र हैं, वहां पे लगातार राज्य गठन से लेकर के अब तक नक्सलियों की रणनीति रही है कि किस तरह से वो जनजातीय समाज के लोगों को अपने बीच लेकर आए और उनका विश्वास अर्जित करें। लेकिन दूसरी ओर सुरक्षा बल के जवान देश भर से यहाँ पर आकर मां भारती की सेवा कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ की भूमि की सेवा कर रहे हैं। ऐसे में सुरक्षा बल के जवान जिस तरह से जो आम लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य की बात हो, शिक्षा की बात हो, मूलभूत संरचनाओं सुविधाओं की बात हो, हर एक विषय में सुरक्षा बल के जवान आगे बढ़ करके लोगों का विश्वास अर्जित कर रहे हैं। लोगों का विश्वास अर्जित कर रहे हैं और यही वजह है कि एक बड़ी सफलता मिलती जा रही है। बात विश्वास की हो रही है तो आइए एक बार जरा जल्दी से झारखंड चलते हैं। रेल का सफर करना विश्वास वाला होगा या नहीं, क्योंकि बेपटरी होती जो डब्बे हैं वो लगातार ये बता रहे हैं कि रेल पर सफर करना कितना खतरनाक हो रहा है। बहरहाल झारखंड में जो हादसा हुआ है, अगर हमारे साथ मुकेश खत्री जी जुड़े हुए हैं तो जरा मुकेश जी जल्दी से अपडेट दे दीजिए, फिलहाल अभी क्या स्थिति है? देखिए, अभी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग पूरी हो चुकी है। वहां पर जो कैजुअलिटी है उसमें 2 की मृत्यु हो चुकी है और 6 जो है वो गंभीर रूप से घायल हैं और लगभग 30 वैसे व्यक्ति हैं जिनको मामूली चोटें लगी है और 10 ऐसे लोग जिनके हाथ पैर में फ्रैक्चर आई है। तो कुल मिला के कहें तो लगभग 45 से 50 लोगों की कैजुअलिटी इस पूरे ट्रेन हादसे में हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पहले से उस पटरी पर ट्रेन एक डिरेल हुई थी मालगाड़ी ट्रेन, तो फिर रेलवे के द्वारा ये चूक कैसे हो रही है। लगातार ऐसे मामले को लेकर यहाँ पर राजनीति भी गर्म हो गई है। झारखंड में अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, तो यहाँ पर जो विपक्ष के नेता हैं बाबूलाल मरांडी जो है बीजेपी के, वो जहाँ बता रहे कि हादसे कभी भी हो सकते हैं और हादसे को जांचने की चीज है और सीखने की चीज है। वहीं जो सत्ता पक्ष है विधानसभा में वो कह रहा है कि ऐसे में लगातार जो रेल हादसे हो रहे हैं उसमें सोनी वैभव को इस्तीफा देना चाहिए, रेल मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और इसमें कड़ी जांच की मांग भी कर रहे हैं। तो ऐसे में लगातार राजनीति देखने मिल रही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें कैजुअलिटी जो है
थोड़ी कम है और जो ट्रेन हादसे की अपेक्षा, लेकिन इसमें फिर भी इससे सीखने की बात है कि रेलवे के अधिकारी लगातार ऐसी गलती क्यों कर रहे हैं, गलती क्या क्यों रेलवे के कर पास रहे हैं या गलती जानबूझकर की जा रही है, इसे स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है। क्योंकि सुदर्शन न्यूज लगातार ये कहता रहा है कि जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अब आतंकी हमले डायरेक्ट नहीं होते, अब बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है, बल्कि देश में किस तरीके से लोगों को टारगेट किया जा रहा है उसके का आधार ऐसे हादसे भी बनाए जा रहे हैं। अब ये वाकई हादसा है या फिर जानबूझकर किया गया कृत्य, ये निश्चित रूप से जांच का विषय है। अब जांच की बात चल रही है तो दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स को लेकर, जो कोचिंग सेंटर में जो हादसा हुआ है इसके बाद जांच तो हो रही है, लेकिन खास तौर से कोचिंग सेंटर हादसे की जांच के लिए जो समिति बना दी गई है, उस समिति में खास तौर से 30 दिन में उस समिति को अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनका गुस्सा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। आइए सीधे ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। संगीता झा मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं। संगीता, जांच की बात हो रही है, समिति भी बना दी गई है, गृह मंत्रालय को ये समिति बनाई, 30 दिन में रिपोर्ट भी आ जाएगी, लेकिन जो समाधान निकलना चाहिए वो समाधान क्या ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है? क्या बच्चे अब संतुष्ट हो रहे हैं इस जांच समिति के बनने के बाद से? देखिए लावनी, मैं आपको बता दूं कि गृह मंत्रालय ने एक्शन तो तेज कर दिए हैं। इस हादसे में जब से 3 छात्रों की मौत हुई उसके बाद से हमने देखा कि किस तरह से जगह जगह जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। आप देखिए कि किस तरह से पहले हमने वीएचपी का विरोध प्रदर्शन देखा, फिर जाकर हमने देखा कि किस तरह से बीजेपी भी विरोध प्रदर्शन कर रही थी। लेकिन वहीं देखिए कि सबसे बड़ी जो बात अभी निकलकर सामने आ रही है, आप पर कांग्रेस ने हमला बोला है। कोचिंग के बेसमेंट में जिस तरह से छात्रों की मौत हुई उसके बाद देखिए आम आदमी पार्टी के ऊपर कांग्रेस ने हमला बोला है। कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ओल्ड राजेंद्र नगर पहुंचे थे, जहां यह दर्दनाक घटना घटी थी, जहां पहुंचकर उन्होंने उन्हें भी छात्रों के विरोध प्रदर्शन का देखना पड़ा। इस दौरान गो बैक के नारे लगे। लेकिन वहीं आप देखिए कि किस तरह से ये जो इंडी गठबंधन है, ये लोग एक साथ होने का तो दिखाते हैं, एक मंच पर एक साथ आते हैं, लेकिन वहीं आप देखिए कि आज जब इस तरह की घटना हो जाती है तो ये नेता आपस में एक दूसरे पर आरोप लगाने लगते हैं। लेकिन अगर यानी मुद्दों का कैसे सियासी फायदा उठाया जाए, अगर इसे सीखना है तो यह इन सियासतदानों की फितरत से सीखना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि यह हमारे भविष्य का सवाल है, इसलिए इस पर सियासी बहस या बहस मुबाहिस या राजनीति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस पर एक कलेक्टिव समाधान, एक कलेक्टिव सोल्यूशन निकलना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के सियासतदान इस बात को समझेंगे। थैंक यू सो मच ऑल रिपोर्टर्स हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, उन खबरों को सीधे हम तक पहुंचाने के लिए जो देश से सरोकार रखती है। लेकिन क्योंकि ये खबरों का सफर है, ये वो मंच है जहां पर राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ हम खबरों को आप तक पहुंचाते हैं, इसलिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ और देखते रहिए खबरों का सफर।